NCERT solutions probability. In previous class, we discussed exercise 16.3 up to question number 7. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 onwards. There are around 21 questions in this exercise, so we'll try to complete it today. क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस किया था. A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.50 for each tail. That turns up. तो हेड जब भी आएगा उसको ₹1 विन करेगा और टेल जब भी आएगा वो ₹1.50 लूज करेगा. तो आपको निकालना है कितने कितने अमाउंट वो विन करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटीज. तो देखिए जब हम 4 कॉइन को टॉस करते हैं तो व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन हम ऑल 4 हेड आ जाएंगे हमारे पास. सेकंड वन 3 हेड एंड 1 टेल. थर्ड वन 2 हेड 2 टेल्स. देन 3 टेल्स 1 हेड एंड ऑल 4 टेल्स. दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज. तो अब इसे हमें करना कैसे. सपोज चारों हेड आए हमारे पास तो वील गेन ₹1 फॉर ईच हेड. तो टोटल ₹4 हम गेन करेंगे जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है. अभी सपोज 3 हेड और 1 टेल आता है तो 3 हेड आए हमारे पास तो वील गेट ₹1 फॉर ईच हेड और 1 टेल के लिए वील लूज ₹1.50. तो टोटल जो हमारा नेट गेन होगा दैट विल बी ₹1.50. In the similar way, we get 2 head and 2 tails. So for 2 head, we'll get ₹2 and 2 tails, you have to lose ₹1.50 for each tail. तो overall you will lose ₹1 because हमें ₹2 मिलने वाले हैं और ₹3 हम लूज करने वाले हैं. तो -1 यहाँ पर आपको होगा, लॉस होगा ₹1 का. सिमिलरली 1 हेड और 3 टेल्स भी आप निकाल लीजिए तो उसमें ₹3.50 का लॉस होगा. ऑल 4 टेल आने पर आपको ₹6 का लॉस होगा. सो इन दिस वे वी विल हैव डिफरेंट अमाउंट्स. अब इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी निकालने में आप ये समझिए कि आप ₹4 गेन का मतलब 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए. तो 4 कॉइन का यदि मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो आई विल हैव टोटल 16 एलिमेंट्स इन दैट. आप सैंपल स्पेस बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. टोटल देयर विल बी 16 एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस. आउट ऑफ दैट 4 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 फेवरेबल केस होगा. इट विल बी 1/16. ऐसे ही 3 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी आप काउंट कर लीजिए. 3 ऐड इन 3 केसेस में उसकी प्रोबेबिलिटी 3/16 हो जाएगी. 2 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 6/16 आ जाएगी. और ऐसे ही आपका 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी या 1 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/16 होगी. ऑल 4 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/16 होगी. सो दीज विल बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट अमाउंट विच विल विन. 4 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी इज similar to or equal to the probability of winning ₹4 and so on. We'll talk about question number 8. 3 coins are tossed once. Find the probability of getting. So 3 coin toss once. You just prepare the sample space or you will have 8 elements in this. तो ये sample space यहाँ पर बनाया है मैंने. 3 ऐड आने की probability आप सीधा भी निकाल सकते हो. एक केवल favorable केस होगा. टोटल 8 केसेस हैं. इट विल बी 3/8. 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे 2 हेड्स इन 3 केसेस में आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी. एट लीस्ट 2 हेड्स. एट लीस्ट 2 हेड्स में आपको 2 और उससे ज़्यादा वाले केसेस लेने हैं. मतलब 2 हेड्स आ जाए और 3 हेड्स आ जाए. एट लीस्ट 2 हेड्स में ये 4 एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में. ठीक है. तीनों हेड्स या 2 हेड्स ले लीजिए तो टोटल केसेस आ गए यहाँ पर 4 और सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स थे तो 4/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. एट मोस्ट 2 हेड्स लिख देता है वो. तो नाउ यू हैव टू टेक केसेस लेसर देन 2 हेड्स. 2 और लेस देन 2 हेड्स. या तो कोई भी हेड ना है, मैक्सिमम 2 हेड तक आपको जाना है. तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे आप 2 हेड वाले तीनों केसेस ले लीजिए, 1 हेड वाले तीनों केसेस ले लीजिए और 3 टेल वाला केस ले लीजिए. टोटल 7 केसेस आएंगे एट मोस्ट 2 हेड्स में. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8. नो हेड. 5th क्वेश्चन में नो ऐड दे रखा है तो नेचुरली ऑल टेल होने चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी. नो ऐड और 3 टेल्स इज वन एंड सेम थिंग. जैसे आपने वो किया है एग्जैक्टली 2 ऐड टेल्स निकाल लीजिए. उसके भी 3 केसेस हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो जाएगी. नो टेल का मतलब केवल एक केस है HHH तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी. एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए. तो इसमें आपके 7 केसेस आ जाएंगे. ये सभी केसेस आएंगे जिसमें तीनों टेल आ रहे हैं उसके अलावा सभी केसेस आ जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 7/8 हो जाएगी.
तो ये यहाँ पे मैंने फर्दर सॉल्व किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। यदि कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of event not A? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट का सम 1 होता है। तो यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 दे रखी है, तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2/11 हो जाएगी, दैट इज 9/11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। A letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that letter is a vowel or a consonant. तो देखिए assassination में टोटल आप लेटर्स काउंट कर लीजिए। टोटल हम काउंट करेंगे तो ये 13 हो गए, तो 1 लेटर कैन बी चूजन इन 13 वेज। अब उसमें आप वॉबल्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो हम देखते हैं कि देयर आर 6 वॉबल्स इन दिस assassination में। तो वॉबल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 6 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगी, और कॉन्सोनेंट 7 है, इसलिए कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 7/13 हो जाएगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now come to the question number 11. This is an important question from exam point of view. In a lottery, person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. And if these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 20 नंबर्स दे रखे हैं लॉटरी टिकट्स पर, उसमें से जो 6 चूज होंगे, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब आपको 20 में से केवल एक चूज करना है तो आप कोई कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, सीधा 20 ले लेते हैं। मगर जब 6 यूज करना है तो इट वुड बी डन इन 26 वेज। एक से ज्यादा जब भी लेने हैं आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। यदि 2 भी चूज करने होते तो 22 वेज लेते, अब यहाँ पे 6 चूज करना है तो इट विल बी डन इन 26 वेज। अब ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 6 को चूज कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर उन्होंने सीरीज 6 नंबर की ऑलरेडी डिसाइड की हुई है, तो फेवरेबल केसेस आउट ऑफ दोज ओनली एक होगा, तो उसको कैलकुलेट करने की गलती मत करना, क्योंकि एक सीरीज ऑलरेडी डिसाइड कर दी है कि ये 6 नंबर जिसके आएंगे उसको आपको लॉटरी में विन मिलेगी या उसको अवार्ड मिलेगा। मगर आप चूज कितने वे में कर सकते हो? 26 वे में कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को 26 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। फेवरेबल केस 1 होगा, तो 1 अपॉन दिस मच वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पीवी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो कंसिस्टेंटली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, यू जस्ट कैलकुलेट। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए से ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी और बी के होने की प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी से भी ग्रेटर नहीं हो सकती। यदि आपका पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी से ग्रेटर है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, आप इसमें यदि पी ए यूनियन बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑल्दो इन दिस केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पी ए इज 0.5, पी बी इज 0.4, पी ए यूनियन बी इज 0.8। आपसे कह रहा है क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या इज इट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी की वैल्यू ऑलवेज पी ए एंड पी बी से ज्यादा होगी, ये कंडीशन है, आप याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए और पी बी दोनों से लेस होनी चाहिए, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू पी ए और पी बी दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव या ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन में आपका कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं था, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए से ग्रेटर हो गई, और सेकंड वन कंसिस्टेंटली डिफाइंड है बिकॉज यूनियन की वैल्यू दोनों से ग्रेटर होनी ही चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे वो पी ए यूनियन बी निकलवा रहा है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करके यू गेट पी वी
और इसमें द सेम फॉर्मूला यूज करके यू कैन गेट पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूले लगा के यू कैन गेट दीज वैल्यूज। तो ये यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया हाउ टू सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पी ए पी बी गिवन है, पी ए और बी गिवन है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होते हैं जब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से आप पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो पी ए और बी निकालिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इवेंट होते हैं तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। ए और बी का मतलब यूनियन, तो पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। पी और पी बी दोनों दे रखे हैं, तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, एड बोथ दीज टू, यू विल गेट पी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ई एंड एफ फॉर इवेंट पी गिवन है, पी एफ गिवन है। पी ई एंड एफ का मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है। आपसे पी ई यूनियन एफ निकलवा रहा है। पी ई और एफ वो होगा पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, जो कि आपको दे रखे हैं तीनों। पी माइनस पी एफ, पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पी नॉट ई एंड नॉट एफ, याद रखना, नॉट ई एंड नॉट एफ जो होता है वो होता है 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, ये आपका फॉर्मूला है, या डिराइव करके बताया हुआ, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। पी नीदर ई नॉर एफ भी बोलते हैं इसको, नॉट ई एंड नॉट एफ भी बोलते हैं। दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। और पी ई यूनियन एफ अभी आपने कैलकुलेट किया ही था, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉट ई एंड नॉट एफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इक्वल टू 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे पी नॉट ई और नॉट एफ 0.25 दिया हुआ है, तो मैं इसको सेट लैंग्वेज में लिखता हूँ। पी ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ई और नॉट एफ इक्वल टू 0.25। ये आपका हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ से ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 0.25। इससे मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा, वो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है। ये उस प्रॉपर्टी से किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट का सम 1 होता है। ये नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.25 दी हुई है, तो उस इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 हो गई। अब क्योंकि पी इंटरसेक्शन है 0.75 दे रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस केस में वो 0 नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। ए एंड बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है। पी नॉट ए, नॉट ए का मतलब पी ए को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। पी नॉट बी, तो 1 में से पी बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड पी ए और यू बी हो जाएगा। ए और बी मतलब पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट अब फॉर्मूला पुट करिए, यू विल हैव द आंसर्स। तो ये सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यू कैन सॉल्व देम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। इन ए क्लास 11 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% study bio, 10% of the class study both mathematics and bio. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be study mathematics or bio. स्टडी मैथमेटिक्स और बायो का मतलब मैथमेटिक्स यूनियन बायो निकालना है। तो मैथमेटिक्स यूनियन बायो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायो। वो चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं। जब परसेंटेज दे रखा हो तो जो प्रोबेबिलिटी होती है लाइक 40% का मतलब 40/100, तो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100, बायो की हो जाएगी 30/100 एंड मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायो की हो जाएगी 10/100। और ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स होगी 40/100,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय होगी 30/100 और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 10/100। दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आप लगाएंगे एंड यू विल हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and probability of passing the second is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एग्जाम को पास करने को आप पी ए ले लीजिए, वो 0.8 होगी। सेकंड एग्जाम को पास करने को पी बी ले लीजिए, वो 0.7 होगी। और एट लीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, याद कर लीजिए चीज। ये कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हो गया पी ए यूनियन बी। और आपको अब पी ए पता चल गया वो 0.8 है, पी बी मालूम चल गया 0.7 है, एटलीस्ट वन का मतलब पी ए यूनियन बी दे रखा है 0.95 और आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, यू विल हैव द आंसर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। Come to the question number 20. The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. And means ये intersection दे दिया English and Hindi. The probability of passing neither is 0.1. मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। नीदर का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों में पास हो रहा है, और नीदर का मतलब दोनों में पास नहीं हो रहा, इट इज 0.1। If the probability of passing the English exam is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? फॉर्मूला वही लगेगा आपका, वन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सब चीजों को ढूंढते हैं जरा, इसमें क्या क्या दे रखा है। पासिंग बोथ एग्जाम का मतलब इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5 दे दिया। नॉट ए नॉट बी का मतलब होगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं एज पर डी मॉर्गन्स लॉ। तो पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, एंड दैट इज इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.1 दिया हुआ है। अब आप पी ए यूनियन बी निकाल लोगे, वो 1 माइनस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0.9। पी ए यूनियन बी पता चल गया हमें, पी ए एंड बी पहले से ही गिवन है, पी ए भी गिवन है और पी बी निकालना है, तो उसी फॉर्मूले में पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमारे पास पी बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, 24 opted for both NCC and NSS. If one of the student is selected at random, find the probability. The student opted NCC और NSS। तो यहाँ पे NCC को A मान लेता हूँ, NSS को B मान लेता हूँ, तो NA आपको आउट ऑफ इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 opted NCC, तो NCC ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 30/60 हाफ। NSS ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 24/60, वो सॉरी 32/60, और दोनों का यूनियन ऑप्टेड दिस और दिस मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें कह रहा है इन क्लास ऑफ 60 30 ऑप्टेड NCC, 32 ऑप्टेड फॉर NSS एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। बोथ का मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन दोनों का। तो आपको देखिए NCC की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 30/60, NSS की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 32/60, NCC इंटरसेक्शन NSS की प्रोबेबिलिटी होगी 24/60। अब दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको मालूम ही है यूनियन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे पी ए बी गिवन है 30/60, पी बी गिवन है 32/60, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 24/60। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल हैव द आंसर। द स्टूडेंट ऑब्टेन नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। तो पिछले क्वेश्चन में जो आंसर आया था उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस बट नॉट एनसीसी को हम करेंगे, देखिए
ये फॉर्मूले जो मैंने आपको इनिशियली एक्सप्लेन किए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ जाएंगे तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले बता रखे हैं। पहला केस तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। दूसरे में नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब होता है ए डैश एंड बी डैश, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, and that will be A union B dash, it will be 1 minus PA union B, PA union B आप यहाँ कैलकुलेट करके आए ही है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। थर्ड वन है आपका NCC बट नॉट NSS, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P B माइनस ए निकालना है आपको, तो दैट विल बी इक्वल टू होगा PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। आप सीधा निकाल लीजिए PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PB अभी आपको बता दिया था 32/60 है, PA इंटरसेक्शन B आपका 24/60 है, तो ये 32/60 माइनस 24/60 मीन्स 8/60 आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, कहीं पे भी आपको PA माइनस B निकालना हो दैट विल बी इक्वल टू होगा PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस वे नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।